अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS302 प्रैक्टिकल के लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आपकी लैब रिलेटेड लास्ट वीडियो। लैब 13 से 16 तक आज हम कवर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आई होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लैब नंबर 13 है जिसमें हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम 2 बिट मैग्नीट्यूड यूज़ करें और 8 बिट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी गई थी, कंपोनेंट्स ये क्या थे। थ्योरी हमें दी गई है कि कहा यह गया कि कंपैरिजन करना है दो नंबर का जिनके ऑपरेटर हैं, जो कि डिटरमिन करेंगे एक नंबर जो है वो ग्रेटर है या लेस देन या इक्वल टू है दूसरे नंबर के। यानी कि आपने या तो देखना है, दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, उसके अंदर आपने या तो देखना है कि आया वो लेस देन है दूसरे नंबर से या वो इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू है दूसरे नंबर के। जो उसका आउटपुट होगा वो हमेशा से हमें मिलेगा उसी इनपुट के अकॉर्डिंग। अगर a इज इक्वल टू बी है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेलिटी है वो दो नंबर्स यानी b और a के दरमियान है और हमेशा डिस्प्ले होगी b के अंदर एज अ कम्बिनेशन सर्किट, और ये हमेशा सिंबल्स में हमें शो हो रही होती है। अगेन आपके पास यहाँ पे 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना हुआ है। के मैप्स आपके पास हैं, तो ये आपका पेपर, अभी क्योंकि हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे थे ना, तो ये आपके डिजिटल में आ जाता है। आईसी के अंदर आपके पास आईसी के अंदर मौजूद होते हैं, डिजिट्स निकालें आईसी निकालें तो उसमें आपके पास मिल जाते हैं ये सारे वर्क। ये यहाँ पर आप इसे क्लिक करोगे ना तो ओपन हो जाएंगे आपके पास सारी चीज़ें। हाफ फुल डिप्लेक्स आ गया, डिकोडर्स आ गए, मल्टी कोडर्स आ गए, ये सारे कुछ इसमें आ जाते हैं। ये हमने डायग्राम देख लेनी है। बाकी इसमें लेंथ वाइज चल रहे हैं तो हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे हम पेपर रिलेटेड बात करें। ट्रुथ टेबल आपको अब तक बनाने आ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको आ चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं लैब नंबर 14 की तरफ। कुछ लैब्स आपकी जो हैं वो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कुछ खाली प्रैक्टिकल्स हैं। उन प्रैक्टिकल्स में आप लोग कभी भी कुछ भी नहीं लिख सकते हो, मतलब आपने उसे परफॉर्म करना था और आपको वो परफॉर्मेंस देनी है, यानी कि आपको ये बार बार अपने EWB पे रन करना है। एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आप आसानी से बना लोगे। A counter is a register capable of counting number of clock pulse arriving at its clock input। कहा यह गया कि जो काउंटर है, अगर रजिस्टर का काउंटर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो उसकी जो क्लॉक पल्स है ना वो उसकी इक्वल होंगी क्लॉक इनपुट के। काउंटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्लॉक पल्स अराइव के। ये आपको एक थ्योरी दी गई थी, आपने इसके अकॉर्डिंग काम करना था, तो ये आपके पास एक बन गया डायग्राम। ये डायग्राम्स आपके 13, 14 ये आपके पेपर में नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट आपके पास आ जाती है ना, ये हाई लेवल चल रहा होता है तो इस पे वो आपको नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप लोग को कितना आता होगा। तो लैब नंबर 14 भी कुछ नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं लैब नंबर 15 के अंदर। जे के फ्लिप फ्लॉप आपने बात करनी है, और गेट इसमें फिर डिस्कस हो रहा है, एक्सॉर गेट, नॉट गेट और ये सारी चीज़ें। अप डाउन काउंटर जो होता है ना वो कैपेबल होता है प्रोग्रेसिंग के अंदर, यानी कि वो बता सकता है कि आया जो आपके पास सीक्वेंस मूव कर रहा है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। याद रखें, आपके पास अप एंड डाउन काउंटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगी कि देखिए जी आपने जो सीक्वेंस लाया है ना वो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पे काम कर रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस पे काम कर रहा है। अप एंड डाउन काउंटर को हम बाय डायरेक्शनल काउंटर भी कहते हैं। MCQ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट था कि जो अप एंड डाउन काउंटर होता है ना उसे हम बाय डायरेक्शनल काउंटर भी कहते हैं। अप और डाउन ऑपरेशन के अंदर जो काउंटर होता है ना वो कंट्रोल करता है अप एंड डाउन सिग्नल को। ये आपकी लॉजिक वाइज था कि अप डाउन ऑपरेशन के अंदर काउंटर जो होता है वो हमेशा से अप डाउन सिग्नल्स को कंट्रोल करता है।
अब ये जो वो सिग्नल्स होते हैं जिनके अंदर हायर काउंटर है ना, तो वो मतलब वो आप यूँ समझ लें वो सीक्वेंस के अंदर थ्रू आप देंगे। जब अप डाउन के अंदर सिग्नल आपके पास हाई है तो उसका मतलब वो अप जा रहा है। अगर आपके पास सिग्नल लो है यानी लो काउंटर है तो वो आपको रिवर्स सीक्वेंस देगा, यानी कि वो डाउन जा रहा है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा। अप और डाउन काउंटर के अंदर अगर सिग्नल काउंटर जो हैं वो हाई पे चल रहे हैं तो वो थ्रू अप देगा सीक्वेंस। अगर डाउन चल रहे हैं तो वो लोअर काउंटर है ना उसके अंदर, तो वो जो होगा ना वो रिवर्स सीक्वेंस पे काम करेगा। ये देखिए जी आपके पास एक के मैप आपका बना हुआ है। स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं CS 3 और 2 उसमें भी आपकी स्टेट डायग्राम बहुत ज़्यादा आती है। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना होगा, यानी कि इसमें आपको सिंपल बनाना होता है ना, आपको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्ट स्टेट डायग्राम। तो आप सिंपल से बना लो कि सबसे पहले आप 1 0 से स्टार्ट करोगे, 0 0 0 यानी 0 0 फिर 0 0 1 1 1 1 सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, गलत होता जा रहा है, बोल के हो गया। सबसे पहले हम 0 0 कर रहे हैं, फिर 0 0 1 पे हम जाएंगे, 0 1 0 पे जाएंगे, 0 1 1 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, 1 1 पे जाएंगे, 1 10 पे जाएंगे एंड 1 1 पे जाएंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक स्टेट डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपके ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। हाँ आप लोग की बैड लक चल रही है तो फिर नहीं आएगी, अदरवाइज आ जाती है ज़्यादातर। बहुत डिफिकल्ट अगर आपका पेपर बनता है ना तो थ्योरी में बता रही हूँ, तो आपके पास एक क्वेश्चन लाजमी वो बहुत इजी देते हैं ताकि आप लोग आसानी से उसे अटैम्प्ट करके पास हो सको। तो ये था जी टॉपिक नंबर लैब नंबर आपकी 15। चलते हैं लैब नंबर 16 की तरफ। लैब नंबर 16 के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हें देखेंगे, और ये आपकी लास्ट लैब है। इसके बाद जो अगली मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी ना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपका सैम्पल पेपर है 2022 का, जो बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। मैंने नोट किया ना कि आप लोग भी अगर अभी सैम्पल पेपर करोगे ना तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके वो सैम्पल पेपर से आ रहे होते हैं, क्योंकि एक ये न्यू सब्जेक्ट उन्होंने सेपरेट किया ना, तो उन्हें पता है कि बच्चों को इतना नहीं पता होता, सो वो इस पर बात करते हैं। लैब नंबर 16 पे हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन कैसे करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स को। शिफ्ट रजिस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल इन सीरियल आउट क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट क्या है और सीरियल इन पैरेलल आउट क्या है। हम जब बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर जो है वो हमेशा से बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करते हैं, और ये या मैं आपसे कहूँ कि आपको डेफिनेशन दूँ ना शिफ्ट रजिस्टर की, कि शिफ्ट रजिस्टर है क्या। वो रजिस्टर जो कि शिफ्ट करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को एक या दोनों डायरेक्शंस के अंदर, उन्हें हम शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। यानी कि वो रजिस्टर प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग बात करें तो रजिस्टर कैन शिफ्ट इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन वन और बोथ डायरेक्शन इज नोन एज शिफ्ट रजिस्टर। अब जो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना शिफ्ट रजिस्टर्स की, वो डी फ्लिप फ्लॉप कैस्केड के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। यानी कि उसका आउटपुट है 1 फ्लिप फ्लॉप जो कि कनेक्ट होगा इनपुट के नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ। यानी कहा यह गया कि जो लॉजिक कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट रजिस्टर की हैं उनके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप और होता है डी फ्लिप फ्लॉप कैस्केड। अब डी फ्लिप फ्लॉप कैस्केड का जो आउटपुट है वो हमेशा से हर हाल में जुड़ा होगा 1 फ्लिप फ्लॉप के साथ, जो उसकी इनपुट की यानी नेक्स्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट के साथ जो जुड़ा होगा ना। मैं आपको इसे इस तरह समझाती हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक गेट बना हुआ है, ठीक है। ओह इस गेट का तो शर हमने कर दिया, लेकिन मैं आपको इसका प्रॉपर गेट दिखाती हूँ। ये आपके पास गेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास गेट्स हैं। अब कहा यह गया कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना डी फ्लिप फ्लॉप के, उसका आउटपुट जो होगा वो हमेशा से नेक्स्ट गेट के इनपुट के साथ जुड़ा होगा, यानी कि वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ये गेट आपके पास अगर आप इसे कनेक्शन में लाओगे तो ये सेकेंड वाले के साथ होगा, अगला आपका दोबारा आप चेक करोगे तो ये इस तरह
ये कनेक्शन शो हो रहे होते हैं डी फ्लिप फ्लॉप कैस्केड के अंदर। जो फ्लिप फ्लॉप है वो कॉमन क्लॉक पल्स के बारे में बात करता है, जिसके अंदर हम शिफ्ट कर सकते हैं आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो सिंपलेस्ट पॉसिबल शिफ्ट रजिस्टर है ना आपके पास, तो वो हमेशा से यूज़ करता है फ्लिप फ्लॉप को। ये पिन डायग्राम है आपके पास। पिन डायग्राम, सीरियल इन सीरियल आउट डायग्राम्स ये आपके पास बनी हुई होती हैं, आपसे मतलब आपको बनाने के लिए नहीं कहा जाता। आउटपुट अगर आपको दिया कहा जाए ना कि ये इसका आउटपुट आ जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ट्रुथ टेबल के अंदर CLK के आपका आता है ना, आपको कहा जाएगा कि डायग्राम दी है ना, उन्हें कहेंगे कि आपको ट्रुथ टेबल इसका बनाना है। तो ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाओगे? पहले आप देखोगे कि इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 7 है। सीरियल इन आपके कितने चल रहे हैं? सीरियल इन आपके पास अगर 1 है तो सीरियल आउट आपके पास 0 होगा। सीरियल इन आपके पास 0 है तो सीरियल आउटपुट भी 0 होगा, यानी कि 0 को हम 0 ही भी लेके आएंगे। ओनली 1 जो होगा ना वही हमें आउटपुट 1 देगा। पैरा आउट अगेन उसी तरह मूव कर रहा है कि आपके थ्योरी सब्जेक्ट में आते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते। याद रखें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके हमेशा टेबल्स बनाने आते हैं, डायग्राम्स बनाने आते हैं। अब जो आपका था ना 606 का भी आपका जो रीसेंट पेपर था ना, उसमें आपको सारा इसी रिलेटेड बताया गया था, यानी कि आपके जितने भी थे ना टेबल बने हुए हैं बुक के अंदर, हैंड आउट के अंदर, वही आपके पेपर में आए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया EWB, वो मेरी फर्स्ट लेक्चर देख लें। मैंने उसमें आपको डाउनलोड करने का तरीका, लॉगिन करने का तरीका, हर चीज़ बताई है और प्रॉपर वर्क करके दिखाया है। उस पर हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।